गनी लोन साहब मोहताज अतार बिल्कुल नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, इससे पहले भी स्टेट कैबिनेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं जब एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, यूनियन टेरिटरी में है, चुनाव जीत कर आए हैं और हंदवाड़ा सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब ज्वाइन करने के लिए। साल 2024 के चुनाव हमारे सामने हैं और इन चुनाव के बीच जिस तरीके के हालात आपने देखे, हमने देखे, मीडिया फैटिनिटी ने देखा, वो सबके साथ है। आपने चुनाव नॉर्थ के अंदर एक्सटेंसिव लड़ा, बहुत तेजी के साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर हाथ कहीं पर जीत आपके हाथ लगी है। 2024 को अगर हम समेटें, सज्जाद गनी लोन साहब क्या कुछ सीख पाए हैं उससे और किस तरीके से वो देख रहे हैं 2025 में, जहां पर कहा जा रहा है कि नई राहों का सफर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 2024 है, जो असेंबली के इलेक्शन है, उसमें जिस तरीके से लड़ा गया, एक मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में इट्स अ लेसन। लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी, आपको पता है कश्मीर का जो खिता है, क्योंकि हमारी वही प्रेजेंस है, वहाँ मोर देन 95% शायद मुस्लिम वोटर्स हैं, तो उनका जो था कि सब बीजेपी हैं, हम साफ हैं, एंड इट वर्क। फिर जो हमारे बीजेपी के भाई हैं, ये बयान पे बयान उनके खिलाफ दे रहे थे और कश्मीरी को यकीन दिला रहे थे कि बस यही हमारे खिलाफ है। सो इनके बयानों ने भी हेल्प किया, उनके स्टेटमेंट्स ने भी हेल्प किया और हमारे लिए डिजास्टर हुआ। अब इन्होंने गलती से किया या इनकी मिली भगत थी कि हमें जम्मू में फायदा आएगा, आपको कश्मीर, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मिली भगत थी कहीं। इनके बयानों ने जो बर्बादी वहां की है वो हमारा। और फिर जब इलेक्शन अब खत्म हुए, कल तक हम पर इल्जाम था कि साहब मोदी जी को ये बड़ा भाई बोला है, कभी ये बीजेपी वाला है। अब आज उमर साहब को बादल ही नजर नहीं आते हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे होते हैं, तो समझ नहीं आती उनको ईवीएम में, उनको कोई चीज ही अब जो है, बीजेपी की सारी चीजें अच्छी लगती हैं। सो और ये सरकार फेल होगी बिकॉज दे आर अ प्रिजनर ऑफ देयर ओन रेटरिक। जो इनकी बातें हैं वही इनका जेल बनेगी, ये याद रखना आप। जो वादे इन्होंने किए हैं 2024 में, चाहे गारंटीज दी हैं नौकरियों की, या जो एंटी बीजेपी इन्होंने चलाया है, उससे बाहर ये निकल नहीं पाएंगे। और फेलियर का जो है, दे हैव रिटन, दे हैव स्क्रिप्टेड देयर फेलियर इन देयर मैनिफेस्टो एंड इन देयर इलेक्शन स्पीचेस। दिस इज माय हम्बल स्टेटमेंट और एनालिसिस। सज्जाद गनी लोन साहब, आप पार्लिमानी चुनाव लड़े, आपके साथ एक और जमात थी जिनके साथ आपका इत्तेहाद भी हुआ। फिर मैं जब स्टेट रिकॉर्ड्स को देख रहा था तो आपने कहा कि जनाब एक दिन की गलती ने उस चुनाव को हमसे बहुत दूर किया, रिजल्ट्स को बहुत दूर किया। शायद आप रिकॉल कर चुके होंगे मेरी बात को। तो जब उस वक्त जो हालात थे, वाक़ात थे, उस वक्त के हालात और आज के हालात में किस तरीके का फर्क है? तब आप प्रो कैसे थे, आज आप थोड़ा सा ये ट्यून बदल के बता रहे हैं कि जनाब बीजेपी वाले स्टेटमेंट देकर एनसी को मदद कर रहे हैं? हमने कभी ट्यून नहीं बदला है। बेसिकली बात यह है, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। सज्जाद लोन एक आम इंसान है, रॉयल फैमिली में नहीं है, जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल रॉयल फैमिली है। हमें आप पकड़ के झगड़ते थे इलेक्शन में, 100 बार पूछते थे दिन में आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को कभी नहीं पूछते थे कि आप तो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके। स्टेट का जो अलायंस है बीजेपी के साथ, वो डेट्रीमेंटल नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, जितनी भी यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस होती थी कश्मीर में, उसको वो पूरी दुनिया में जस्टिफाई करते थे। वो आपने कभी नहीं उनसे पूछा, गलती से अगर एक बार पूछा हो। अब मैं क्या बताऊं क्या नहीं, बट रियलिटी ये है कि जो एजेंसीज ये चाहती थी कि स्टेटस को हो, वो जीत गई। जो चाहती थी कि बदलाव आए, वो हार गए। आप माने या ना माने, यहां वेव भी एस्टेब्लिशमेंट उठाती। यानी आपका ये मानना कि चुनाव जिस तरीके से भी लड़ा जाए, दिमाग जो भी हो लोगों का, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। एस्टैब्लिशमेंट में बैठे लोग ही सारा चलाते हैं। और एक बार फिर आपने फिर चुनाव पर ही सवाल उठाया जिससे आप जीत कर आए। नहीं, देखिए मेरी बात सुन। हाँ हाँ, बड़ा मुश्किल था। आपको क्या बताऊं, आपकी चैनल ने एक पोल किया, उसमें तो 150 आंकड़ा आया। 100 का परसेंटेज सुना था, 150 का सुना ही नहीं है कहीं। 170, 180 जल्दी में आपको ने खुद ही बनाए थे, तो गलती में भूल ही गए। आपके 100 नहीं होता है, 120 नहीं होता है। क्यों नहीं था? सब थे, आप सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, एंड इट वर्कड। ये चला, इसमें कोई हक नहीं। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इन शेपिंग द डिस्कोर्स ऑफ एन इलेक्शन। हर इलेक्शन में एक डिस्कोर्स होता है हिडन। पूरे हिंदुस्तान में
उतना रोल नहीं, बिकॉज यहाँ वायलेंस है, बाकी चीज है, सेपरेटिज्म का इशू है। तो काफी वो एजेंसीज जो शायद बाकी एक्टिव नहीं होती है, यहाँ होती है। उनने एक माहौल बना लिया कि एक ही पार्टी है जो बीजेपी से आपको बचा सकती है, वो एनसी है, एंड इट वर्क फॉर। ये इंटरनल एजेंसियां हैं या फॉरेन एजेंसियां हैं? नहीं नहीं, इंटरनल ऑफ कोर्स, फॉरेन क्यों आएंगे? इंटरनल अपनी, हमारे अपने दुश्मन कम है, बाहर की तो अभी लाइन लगी है। तो ये तो माना जा रहा है कि सजाद साहब बड़े क्लोज हैं जी दिल्ली के। बस यही है ना, इसी से तो मार दिया आपने हमें। ये देखिए, मैं तो इसीलिए नहीं आ रहा था, मैं तो बोल रहा था ये चैनल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मैं तो आ ही नहीं रहा था। वो तो आपने इसरार किया तो मैं आया। अब आप यही बताइए, यही बात आपको उनको बोलनी चाहिए थी, उमर अब्दुल्ला साहब को, कि साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। नहीं, उनसे भी इंटरनल हमने- इकोनॉमी ने जिस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद भी आप उसमें थे, तो उन पर कोई तोहमत नहीं। मैं कौन सा ये बाप, मेरा फादर शहीद मरगुजार में है, मेरे बच्चों पर अभी 2 साल पहले सिटीजनशिप को रेफर किया कि ये इंडियन है भी कि नहीं है। मैं कहां से क्लोज हो गया? अब मुझे रोना नहीं आता, वो अलग बात है। अब उनको रोना आता है, वो अलग बात है। थोड़ा खुद भी शर्म कर नहीं, दीजिए। ये किससे बताइए- पूछ रहे हैं आप? मुझे बताइए किससे पूछ रहे सजाद हैं? साहब- जिसने इंट्रागेशन खाया है, जिसका बाप वहां ये है, दफन है उधर। यू आर आस्किंग मी? आई एम क्लोज टू दिल्ली, एंड दीज पीपल जिन्होंने मार मार के उनको नहीं पूछते हो। कहते हैं ना गालिब, मतलब क्या है वो, मुझे आती नहीं, खुद तो शर्म आनी चाहिए। Who are you asking? I बीन, मेरा ये है कि अगर मैं उस दिन दिल्ली नहीं जाता, तो डू यू रियली बिलीव, दिल पर हाथ रख के कहिए, कि वही एजेंसियां मुझे जीतने देती 2014 में? मैं गया, दिल्ली गया, सिर्फ एक चीज मांगे, साहब मेरी चोरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैं उस बैकग्राउंड से आया हूं। दे वुड प्रेफर कि ये लूज करे और बताए कि देखिए ये एक्स सेपरेटिस्ट है, इनके साथ कोई नहीं होता। दैट्स इट। मगर उस गुनाह के लिए मुझे आप 10 साल बाद भी माफ नहीं करने वाले। जिन्होंने चीफ मिनिस्ट्रियां की हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, उनको आपको नहीं दिखता है। सो थोड़ा सा मीडिया ठीक है, को भी 2024 के चुनाव की बात करते हैं। अब रिजल्ट्स हमने है, यूटी में हमने चुनाव लड़ा, और अक्सर ये कहा जा रहा कि जनाब ड्यूअल पावर के तहत गवर्नमेंट चल रही है और शायद उस वजह से काम नहीं होता। क्योंकि आप मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने इन एंड आउट्स बहुत सारी चीजें देखी हैं। कितना मुश्किल है आज के टेन्योर में काम करना, और कितना वाइब्रेंट आप देखते हैं दिल्ली वाला सिस्टम? देखिए, आई विल टेल यू, स्टेटहुड हमारा राइट है, और जितना भी ये डिले करेंगे, माइक को थोड़ा ऊपर। जितना भी ये डिले करेंगे, ये एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो क्या हम ये समझे कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए हमें दिल्ली से जो है रूल किया जाए? लेकिन ये कहने के बाद जितने भी हम लीडर्स हैं, चाहे हम छोटी पार्टियों के हैं, बड़ी पार्टी के हैं, बीजेपी के, हमें इलेक्शन से पहले सोचना चाहिए था कि जो लक्जरीज बाकी स्टेट्स को हमारे पास नहीं है, हमें डिसएम्पावर किया गया है, हमें किसी तरीके से स्टेट वापस लानी है। कश्मीरी में एक कहावत है, दिन गए दिलावरी, हिन गए जोदागिरी। अगर 1 लाख रुपया हमें कोई लेता है, हम तलवे करते हैं, दे दे यार, दे दे यार, दे दे यार। कुड वी हैव अफोर्डेड जो डिस्कोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया गाली गलौज का, नोइंग कि बीजेपी का जो रहा है सेंटर में, दे डोंट टेक क्रिटिसिज्म इन अ वेरी स्पोर्टिंग मैनर। आई थिंक हम सब लीडर्स को इकट्ठे होकर इस वक्त भी वी शुड मेक अप आवर माइंड हाउ टू गेट स्टेटहुड बैक। और आज गाली दो, जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता था उमर अब्दुल्ला साहब को कि मैं बड़ा इंडिस्पेंसेबल हूं, गाली गलौज करूंगा, फिर थोड़ा वेव करूंगा, वो भागते हुए आएंगे, वैसा लग नहीं रहा है। ये वन साइडेड लव अफेयर लग रहा है। उमर साहब बहुत जो है ना, मतलब बोल रहे हैं बादल नहीं उनको दिख रहे हैं, पहाड़ टूट गए सोनमर्ग में, लेकिन वहां से अभी तक लग नहीं रहा है। वक्त बाकी भाइयों को पता है कुछ अगर होगा अंदर, ऐसा लग नहीं रहा है। सो ही शुड हैव थॉट अबाउट इट व्हेन ही वाज मेकिंग दोज एक्यूजेशंस। जब वो सियासी गाली गलौज कर रहे थे, तब सोचना चाहिए था कि शायद मेरी कौम ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो क्या आफ्टर ऑल, जब हम स्टेटहुड की बात करते थे कि इसी बीजेपी से स्टेटहुड लेना है, लाइन क्रॉस मत करो क्रिटिसिज्म में, तो बोलते थे ये संगी हैं, ये मंदिर, ये मस्जिद तोड़ने वाले, हम मुझे बोलते थे। तो क्या हम ये समझे कि अभी थोड़ी देर पहले जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर थे, वो कह रहे थे एक शुरुआत की हमने, एक रेजोल्यूशन ला के, चाहे वो असेंबली के अंदर था या व्हाट रेजोल्यूशन? अच्छा आप बताइए क्या रेजोल्यूशन आप कह रहे हैं? नहीं, पहले 370 का बात करिए। उन्होंने वादा किया था 370 का रेजोल्यूशन। मुझे ये बताइए, अगर इंटरनल सो कॉल्ड इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन असेंबली में आया, सो कॉल्ड 370 तो है ही नहीं, उसमें एक और रेजोल्यूशन असेंबली में आया,
स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट से क्यों आया? The will of the people of J&K is reflected in the assembly, not in the cabinet. So, I think the most important people would have been BJP. He should have gone there, met them, कि चलो भाई प्राइम मिनिस्टर के पास चलते हैं, उनके पास जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, स्टेटहुड लेते हैं, एक कंसेंसस करें। वो डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे। तो क्या आप ये माने कि सजाद साहब ये प्रपोज करें कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं क्या प्रपोज करूंगा? आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सीरियस, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द पार्टी जिनका रिप्रेजेंटेशन अगर आप इकट्ठे नहीं जाएंगे तो आपकी आवाज उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। इसमें ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश नहीं करें कि मैंने लाई स्टेट, किसी ने नहीं लाई। जब उनको देनी होगी, जब सारी असेंबली जाएगी, हो सकता है वो कर सकते हैं, राइट? बट ये सिंगल जो ये सोलो फ्लाइट है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। आई थिंक कैबिनेट रेजोल्यूशन वाज अ बैड आइडिया। मुझे नहीं लगता वो अच्छा आइडिया था। अभी आप ये प्रपोज करेंगे जेपीसी बनाकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मैं कोई चीज प्रपोज नहीं करता हूं। जेपीसी को छोड़िए, सबसे बड़ी पार्टी है वहां सेंटर की जो बीजेपी है। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जाए, एटलीस्ट कम से कम वो दो तो जाए, नथिंग लाइक दैट। हमको भी बुला लें, हम तो आ ही जाएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे? वो दो तो मेन होने चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी वहां सेंटर में है। वो जाकर बोलें कि हमें जो है स्टेटहुड चाहिए, और आई बैट फॉर स्टेटहुड, बिल्कुल जाना चाहिए। मगर जो हमारे युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक लेसन है इसमें कि अगर आपको कोई बड़ी डिमांड हो, इलेक्शन के दौरान में लाइनें क्रॉस ना करें। लाइन शुड बी देयर। लाइनें क्रॉस ना करे। आपकी स्टेट जो, अगर आपका जाति 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया कोई लेता है, तब तो आप पांव पड़ते हो उसके। स्टेट के लिए क्यों नहीं पांव पड़ोगे? तब गाली गलौज क्यों करोगे? और अगर कोई बोलेगा कि नहीं इन्हीं से कल स्टेट लेनी है, लाइन क्रॉस मत करो, उसके ऊपर आप एलिगेशंस लगाते हो। ठीक है, ये तो एक अच्छी बात हुई कि आप चाह रहे हैं कि पहल की जाए, सबको लिया जाए। ये वन गो में नहीं होगा जी, एक आदमी ना सोलो फ्लाइट में सवाल ही। अब जरा यूथ एंगेजमेंट की भी बात करें, जहां दिल्ली से हम सुन रहे हैं दिलों की दूरी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में नया अब सफर शुरू हो गया है, आप भी उस सफर का हिस्सा हैं। तो क्या वाकई तौर पर जो नौजवान इस चुनाव के प्रोसेस से हम देख रहे थे बहुत दूर था, अब थोड़ा सा 2024 में हमने देखा कि एक वेव थी, बहुत सारे लोग बाहर आए, आपके साथ नौजवानों की एक टोली थी बहुत जबरदस्त, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, चुनाव लड़ा। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या मैं ये मानूं कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट एक नौजवान में था, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और एक लाइन है अभी, अगर उस पर हम क्रॉस करें, उसको लेकर चलें, तो ये जो और दूरियां ये खत्म हो सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हुआ है। जो दिल्ली आज की डेट में एक जम्मू कश्मीर स्टेट जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, उसको स्टेटहुड 370 स्पेशल पोजीशन लेने के बाद उसको रेलीगेट करती है टू यूटी, और फिर स्टेटहुड ना दे। व्हाई शुड यूथ बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिल्ली? यू टेल, क्यों? आखिर हमारे गुनाह क्या है? आप बताइए, गुनाह क्या है? क्यों? मतलब जब आप, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, इवन व्हेन यू लुक एट द मार्टियर्स जिन्होंने हिंदुस्तान को डिफेंड करते करते यहां गोलियां खाई हैं, वो तो मेजॉरिटी कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। आप आंकड़े लाइए, अगर वो गलत हुई मैं माफी मांग लूंगा, तो उसका क्या ये आप सलाह दे रहे हैं आप स्टेटहुड भी ले लेंगे? इज दिस हाउ यू रिवॉर्ड देम? व्हाई शुड दे बी हैप्पी? बाकी सिक्योरिटी के मामले हैं, बाकी चीज मामले हैं। पहले भी जब हम भी सरकार में थे, देयर वॉज अ यूनिफाइड कमांड काउंसिल, सारे जो होम मिनिस्ट्री के मसले थे, इंटरनल सिक्योरिटी के, वो इकट्ठे लिए जाते थे, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं लेती थी। देयर आई विल बैट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, वो अकेले नहीं थे, एजेंसीज थी, सेंट्रल एजेंसीज थी, स्टेट एजेंसीज थी, डिफेंस थे, वो सब जाकर मिलते थे अंडर द चीफ मिनिस्टर से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अगर कोई गलती हुई है पीछे वो सिर्फ स्टेट ने की हुई। तो आज को आप कैसे देखते हो, ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे खत्म हो सकता है, अगर एक कदम दिल्ली ने चलना हो, एक कदम जम्मू कश्मीर की क़यादत ने चलना हो? मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि दे शुड गिव स्टेटहुड, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन दे शुड गिव स्टेटहुड। और कुछ वर्ड्स, जैसे वाजपेयी साहब ने कुछ अल्फाज यहाँ बोले थे तो दिलों में बस गए थे, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीर। जो प्यार से बात करते, थोड़ा प्यार से बात कर ले, स्टेटहुड दे दे। मुझे लगता है मोर देन एनफ देन, ये कितना भी पैसा खर्चा करे, उससे अच्छी बात है अगर प्यार के दो प्यार से बोल दें कि जो आप हमारे रिकग्नाइज करें कि सैक्रिफाइसेस कितने दिए हैं, बाकी चीज वही काफी है।
अब तो मन की बात में बहुत बार प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जिक्र कर रहे हैं, उसके बगैर भी रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से और किस तरीके से हो सकता नहीं, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट मैं बोलूंगा नहीं हुई है। बाकी चीज देखिए, यहां आकर दो चीजें, आप आकर प्यार से पानी पिलाते हैं या ऐसे फेंक देते हैं, ले ये जूस पी। आई वुड वॉन्ट दैट वाटर विद रिस्पेक्ट रादर देन हैव दिस। वही प्यार की बात है और कुछ नहीं। है, यानी दिलों को जोड़ने के लिए बस प्यार के दो काफी हैं। स्टेटहुड है, बाकी इशू तो पॉलिटिकल इश्यूज है। मोर आई थिंक इज दैट दे विल हैव टू रीच आउट टू देम विद लव एंड अफेक्शन। ने आपका ये मानना कि अगर वो जो आयरन हैंड वाली पॉलिसी अगर उसको थोड़ा सा सॉफ्टन किया यहाँ हमेशा आयरन हैंड था, आपको गलत ख्याल है। प्रॉब्लम है कि कश्मीरी का मेमोरी स्पेन, यहाँ कब नहीं था आयरन हैंड? कांग्रेस के वक्त आयरन हैंड नहीं था। वो क्या फूल बरसाते थे? उनके टाइम में जो क्या मरे वो खुद ही मरे, बीमारियों से मरे क्या? वो भी तो गोलियों से मरे। तब तो जेल फुल थी। आयरन हैंड कब नहीं था? अब जरा वो वर्डिंग इस्तेमाल करते थे। तो वाजपेयी साहब के वक्त भी तब भी आयरन हैंड था, कांग्रेस के टाइम में भी। यहाँ कब आयरन हैंड नहीं था? यहाँ तो हमेशा आयरन हैंड था। डिप्लोमेटिक लाइंस को टो किया जाए जी। सम सॉर्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नथिंग एल्स। अच्छा, आज के दिन में आप कश्मीरी प्यार का भूखा है, पैसे का नहीं है। मैं समझ गया जी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस की लीडरशिप की हम बात करें, वो आज के दिन में किस तरीके से हालात को देखती है, रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर को? मुझे समझ नहीं आया मतलब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, और दिल्ली की तक, दिल्ली से बाहर पूरे इंडिया की जो सिचुएशंस है, जिस तरीके के हालात हैं, वो कैसे आप रीड कर पाते? क्या ऑल इज वेल, या आपको लगता है कि जनाब कुछ चीजें और होनी चाहिए ताकि हमें भी थोड़ा ब्रीदर मिल जाए? आई थिंक जम्मू कश्मीर के लोग नीड टू वेक अप, ऑल पार्टीज। मतलब ऐसा किसी को कोई पेन नहीं है कि आपके पास स्टेट हुड नहीं है। ऑर्नामेंटल टोकनाइजेस हैं, बाकी स्पेसिफिकली कोई, मैंने आज तक किसी भी एक पार्टी को नेशनल लेवल पर नहीं देखा कि जो कोई बहुत बड़ी बात करे स्टेटहुड पर। आपने देखा है क्या? आप मुझे बताएं। सो दे आर ओके विद इट एज दे हैव बीन ऑलवेज। दे आर ओके विद इट। वी आर ऑल अलोन। और जो भी मरकज में पार्टी होगी, विल हैव टू वर्क विद देम। हमारे बहुत मसले मसाइल हैं। हमारी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, हमारा स्टेटहुड का मामला है, 370 का मामला है। जो भी इश्यूज हैं वी शुड टॉक अबाउट। दिल्ली के साथ बैर नहीं, दोस्ती के साथ मामलात को तय किया जा सकता है। बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो कल, यू कैन नॉट फाइट दिल्ली। दैट एंड दैट्स व्हाट वी वर सेइंग। वो हम इलेक्शन से पहले भी बोल रहे थे, और वो सच बोलने के लिए हम पर इल्जाम लगाया गया एक किस्म का। हम तब भी यही बोलते थे, मरकज और पार्टी में फर्क होती है। मरकज के बगैर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। इवन अब जो मरकज में रूलिंग पार्टी है, उसको भी बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल आप डिस्प्लीज नहीं कर सकते। अभी नौजवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी का एक बहुत संगीन मसला है। इस बीच उमर साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे जनाब इंडस्ट्री की बातें हो रही है, लेकिन वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है जहां पर अब हज़ारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वो एक पैच है जहां पर वो हो सकता है। खजाना खाली है, खुद वो थोड़ी देर पहले मान चुके हैं यहाँ पर। इस बीच नौजवान जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का इशू है, बेरोजगारी का मामला है, सज्जाद गनीलोन एक डायनेमिक लीडर ज़रूर है, नौजवानों की आवाज़ को समझते हैं, इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपका है। तो किस तरीके से आपका फीडबैक है कि क्या नौजवानों के जहन में नहीं, जब उमर साहब ने ये बोला, आपने उनको नहीं बोला कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा था वो 1 लाख जॉब्स देंगे? वो भी हमने पूछ लिया, तो क्या बोला उन्होंने? कहा कि वक्त आने पर वो भी हो कब जाएगा। वो वक्त आएगा? वही वो तो मुनासिब- प्राइम मिनिस्टर मुनासिब- साहब भी बोलते हैं वक्त आने पर स्टेटहुड दे देंगे। तो ये बताइए ये कब देंगे? यू सी देयर यू हैव टू स्टॉप लाइंग समवेयर। अगर नौजवान कहीं सोचता है कि अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, मुझे मेहनत करनी है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो उमर साहब आते हैं मैं 1 लाख जॉब दूंगा। वी आर द वंस हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। हम उनको रियलिस्टिक नहीं होने देते। अभी यहां एक मंत्री बैठे थे, वो एआई की बात कर रहे थे। एआई विल रिड्यूस जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से आपके जॉब्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो बढ़ाएंगे कैसे, मुझे ये बताइए। जो आपका एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर है, ये लिख ले आप, अगले 10 साल के बाद इसका 30% कट हो गया होगा, तो बढ़ाएंगे कैसे? देयर इज अ लिमिट टू लाइंग, यू कांट कीप ऑन लाइंग। और यहां इंडस्ट्री है जम्मू में, पार्टली इंडस्ट्री पार्टली टूरिज्म, एंड कश्मीर में आई सी टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई सी बियॉन्ड दैट।
But tourism ka, it has a massive potential, both in some parts of Jammu province, वो कश्मीर का, वो तो है ही टूरिस्ट का ही है. It can massively, बहुत ज़्यादा उससे जो है employment. सजाद साहब आप But वजीर, we should stop making false promises. क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स प्रॉमिस बंद और बच्चे जो जो है ना reality है वो फिर बताई जाए कि बस ये हो सकता है, नॉन इसके अलावा- गवर्नमेंट जॉब को जॉब मानते नहीं है. जब सब एक आवाज में बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब ज्यादा नहीं हो सकते हैं, अब आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, देन आई थिंक बट ऑल ऑफ अ सडन जो ही हम उनको हकीकत की तरफ ले जाते हैं, बीच में कोई आ जाता है. अब बिजली का मामला है, इस पुरानी सरकार के साथ 100 इख्तिलाफ, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने लाए, लाइक ई गवर्नेंस. यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम ऑन ई गवर्नेंस. फिर बिजली के थे कुछ. अब जो ही लोग बिजली के बारे में सोचने लगे तो ये आगे मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा. अब जब जीत गए तो बोलते नहीं, आप पहले मीटर लगवाओ. इफ यू पुट मीटर्स, आई विल गिव रिटन इन माई ब्लड, दे विल एंड अप पेइंग मोर इवन इफ यू गिव देम सम सब्सिडी. सो इट्स वी, हम क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स लोगों की. वी आर नॉट अलाउइंग देम टू बी रियलिस्टिक. नहीं, अब थोड़ा सा हटके पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में, जो ग्राउंड रियलिटी हो, जो सच्चाई हो, सदाकत पर मबनी हो. सदाकत पर, यस वी शुड. बिकॉज हमारे अब देखिए जो मैनिफेस्टो है रूलिंग पार्टी का, हर इंसान की एक हैसियत होती है, हर स्टेट की एक हैसियत होती है, हर मुल्क की एक हैसियत होती है. अगर अल्लाह करे कल हमें स्टेटहुड मिले, मैं यहां ऐलानन बोलता हूं कि उसके बावजूद भी इनका मैनिफेस्टो का 10% भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है. हमारी हैसियत ही नहीं है वो. जो इन्हें प्रॉमिस किए हैं 1 लाख जॉब, वो लगभग 10,000 करोड़ बनता है. कहां से लाएंगे पर साल? ओल्ड एज पेंशन वो लगभग 1,000 करोड़ बनता है, जो ये बोलते हैं हम बढ़ा देंगे. बिजली का वो भी लगभग 200-300 करोड़ पहुंच जाता है. हम जी डेली वेजर्स को परमानेंट परमानेंट करेंगे, वो भी लगभग 6-7 हजार करोड़ बनता है. तो लाएंगे कहां से? आपका रेवेन्यू ही नहीं, कहीं नहीं. अभी जो एग्जिस्टिंग आपके हैं उनको आप टाइम पर नहीं दे रहे हैं, 4-4, 5-5 महीने के बाद दे रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव फंड्स है. सो हमारी हैसियत ही नहीं है एज ऑन डेट टू ड्रीम बिग कि हम इतना ये दें. कहीं ना कहीं फिर मैं ये मानूं कि जो आज उमर थोड़ी देर पहले यहाँ से कह के चले गए, जरा मेरे हाथ में बस ये है कि अभी खजाने खाली है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर दिल्ली से कुछ होता तो हम प्लान बना के आपको बता देंगे. कहीं ना कहीं वो तो देखिए उसी मेरी लाइन बात पर तो कर रहे हैं सुनिए, फिर. ना मैं बोलूंगा ना आप बोलेंगे. उनका मैनिफेस्टो है, अगर उनने कहीं लिखा हो उसमें कि भाई अभी खजाने खाली हैं, जब खजाने भर जाएंगे. चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे ना. नहीं, मैं एज अ मैनिफेस्टो, लुक ही इज हियर बाय वर्च्यू ऑफ अ मैनिफेस्टो. अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें मैनिफेस्टो का भी एक मेजर रोल है, राइट. उस मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं लिखा है, जो रिटन वर्ड है उसमें कहीं नहीं लिखा. उस मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं, किसी भी जगह ये नहीं लिखा है कि भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं. लाइक वो बोलते थे पॉलिटिकल डेट न्यूज को छोड़ देंगे, उनके पास तो होम मिनिस्ट्री थी ही नहीं, तो वो कैसे पॉलिटिकल डेट न्यूज को छोड़ देते. और सबसे बड़ी बात जो आप नहीं पूछते उनसे कि ये तो बताए आपके टाइम में कितने पॉलिटिकल डेट न्यूज बंद थे. नहीं ये पूछा हमने, तो कितने बंद थे? I will give you one thing, I was surprised, more than the LG government. The number of debt news which were वो LG government से ज्यादा है. LG government से ज्यादा political debt news इनके टाइम में बंद थे. 96 to 2002 में हाईएस्ट थे, 2008 से 14 में थे, और आज जो है आज कम है. अच्छा सर, मैं जरा फटाफट से 2 चीजें जानना चाहूंगा. आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर चले गए थे, फिर आप वापस आए, कामयाबी नहीं मिली वहां पर, लेकिन नौजवानों को कहा जाए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर चले जाइए. नंबर 1, कितना ये वाइब्रेंट है हमारे सारे सिस्टम को देखते हैं, नंबर 1. नंबर 2, हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक वाइब्रेंट सेक्टर बन सकता है. क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिसी है हमारे पास, मैसिव पॉलिसी, जिसको हम अडॉप्ट किया गया है या अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि ये परेशानियां खत्म हो? एज ऑन डेट कोई पॉलिसी नहीं है. आई वुड हैव थॉट दैट वी शुड नो कि अगले 20 साल में इतने हजार हेक्टेयर और एकर्स शुड बी अंडर चेरी प्लांटेशन, मैंगो प्लांटेशन अगर यहाँ हो, ऑरेंज जो यहाँ का है, फिर कश्मीर में अंडर एप्पल प्लांटेशन, अंडर ग्रेप प्लांटेशन, नेक्टरीन्स हैं, पीचेस हैं, स्काई इज द लिमिट, एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं. आई रियली थिंक वी शुड हैव अ प्लान दैट, ताकि हम एयर मार्क कर सकें कि कितने आए. एंड इवन ऑन एग्रीकल्चर वी नीड अ रीलुक वेदर इट इज एक्चुअली पेइंग द फार्मर और नॉट. बिकॉज कभी कभी लगता है कि ये एक प्लेसिबो है कि मैंने जी मेहनत की और वो अगर बाजार से लाए तो वो सस्ता भी पड़ सकता है. सो आई थिंक एग्रीकल्चर वी हैव टू लुक एट द कैश क्रॉप्स.
एग्रीकल्चर इज वेरी गुड एंड सो इज हॉर्टिकल्चर टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर। देखिए यहाँ मिसमैच है, पैसा आपको हॉर्टिकल्चर से आता है, राइट? काम एग्रीकल्चर में हो रहा है। अब आप एग्रीकल्चर में देखिए, वहां कोई 10,000 मुलाजिम होंगे, हॉर्टिकल्चर में 2,000 मुलाजिम है। यू सी देयर इज अ मिसमैच। ह्यूमन वी हैव नॉट डन इवन ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट्स कि अगर फॉर सेरिकल्चर है, नाउ इट्स मोर ऑफ अ, मतलब इसमें नहीं है अभी उतनी एम्प्लॉयमेंट, मगर आप देखिए बड़ा रोबस्ट डिपार्टमेंट है। सो जिन डिपार्टमेंट से मतलब कहीं ना कहीं हमें ये जो हॉर्टिकल्चर की तरफ, टूरिज्म की तरफ, आवर रिक्रूटमेंट शुड इंक्रीज दैट साइड। अच्छा, एक मनसूबा, मैं चूंकि मुझे कहा जा रहा है कि टाइम खत्म हो रहा है, बस एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब आप वजीर थे तो एक कोशिश आपकी तरफ से की गई थी कि पावर क्राइसिस पर काबू किया जाए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के एक प्रोजेक्ट्स, और कुछ लोग भी आए थे। क्या आज के दिन में उस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ किया जाता है मैसिव कैंपेनिंग के साथ? जो हमने किया था दैट ऑल्सो टुक ऑफ। तो हालांकि आफ्टर वी लेफ्ट, उसके बाद इट वेंट इनटू अ रोड ब्लॉक। मैं आपको बात बता दूं, दिस इज समथिंग विच ऑल एस्पायरिंग पीपल इन गवर्नेंस शुड अंडरस्टैंड। हमने तब किया था रूफ टॉप का, तो तब बड़े डायनेमिक, वेरी डायनेमिक पावर मिनिस्टर इन दिल्ली, पीयूष गोयल साहब, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स आई एवर सीन इन माई लाइफ, हैंड्स ऑन, एक एक चीज। तो उन्हें स्पेशली हम गए उनके पास, बोला कि आप शुरू करो। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट कश्मीर इज गोइंग इनटू सोलर। उसमें 60% सब्सिडी थी। तो जब हम चले गए तो बोला ये जनाब सब ये है वो है, इसको एसीबी में डाल दो। 2 साल के बाद एसीबी ने सारा क्लियर दे दिया, सब्सिडी खत्म हो गई थी, तो 30-40 करोड़ स्टेट को जेब से देने पड़े, बिकॉज सब्सिडी नहीं थी। मगर इट डिड, मतलब काफी हद तक हमने तब ये रखा था कि जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सब पर रूफ टॉप लगाएंगे, राइट? बट आई थिंक द प्रेजेंट, अभी जो 1 साल पहले जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, आई थिंक दे हैव नाउ गॉन, दे आर डूइंग द सेम थिंग कि वो डाल रहे हैं हर ऑफिस पे, सब विच इज वेरी, बहुत अच्छा है। यानी इससे आपको लगता है कि कहीं हम वो मैनेजमेंट कर पाएंगे इसकी? सबसे बड़ा जो डिफॉल्टर है वो सरकार है, राइट? इफ यू हैव रूफ टॉप्स, मुझे लगता है उनकी बिल्स जो हैं इट विल कम डाउन बाय 70-80%। आखिरी चीज सज्जाद साहब, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन फ्री सोसाइटी, इस पर एलजी साहब का अपना मौकफ है। क्या आपको लगता है कि काम हो रहा है, कुछ करने की और जरूरत? नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं आई विल टेल यू, आई पर्सनली, मैं एज अ मैटर ऑफ आइडियोलॉजी आई एम अगेंस्ट द एलजी मोड ऑफ गवर्नेंस, बट ग्रजिंगली कल जब मैं जम्मू से आया बाय रोड, सो कुछ चीज़ तो उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जब देखता है जो नेशनल हाईवे बनाई है, हमारे वक्त में तब बोलते थे इसमें बहुत टाइम लगेगा, जब मैं मंत्री भी था, बिकॉज मैं फंस गया एक बार 6 घंटे। तो कुछ मेरे कुलीग्स भी यहाँ हैं, मुझे याद है, हमने बोला इसमें 10-15 साल लगेंगे सर, ये नहीं हो सकता है, बट ही हैज़ डन इट। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये गरीब का रास्ता है, इस रास्ते को कोई नहीं पूछता था, हम तो सब बाई एयर आते थे। अब 3-4 घंटे में पूरा कल मैं गया, इट वाज, आई कुडंट बिलीव। अकाउंटेबिलिटी है कहीं? नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो मुझे लगता है नहीं है, मुझे नहीं लगता है अकाउंटेबिलिटी। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक देयर इज। देयर आर अ लॉट, आई विल टेल यू समथिंग इफ यू आस्क मी। फर्स्ट थिंग इज गेट होल्ड ऑफ योर कॉपीज। एक तो जो अर्बन डेवलपमेंट है, चाहे श्रीनगर में है चाहे जम्मू में, चाहे वहां की जो ये, दे नीड टोटल ओवरहॉल एंड रिफॉर्म। लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद करके रख दी। फाइल लेकर सब सवेरे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी देयर एंड दे आर इंपीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ट्रेन ला रहे हैं तो नए होटल कितने बनाए ये बताइए, आपने कितने कमरे ऐड किए हैं ये बताइए। सो ट्रेन आने से क्या होगा, जब कमरे ही नहीं है तो रहेंगे क्या? अकोमोडेशंस नहीं मिलेंगे, आप समझे नहीं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि जो अर्बन डेवलपमेंट की जितनी भी ये एजेंसीज हैं, आई थिंक दे नीड टू। और ये जो दकियानुसी कोई आग लगी है कोई 70 साल पहले, तब से इन्हें बोला है फायर क्रैप्स रखो। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक दिन मैं लंदन में गया तो मैं बैठ रहा था और लाइन से देख रहा था, तो मैंने म्यूनसिपैलिटी के एक दोस्त को फोन किया, मैंने आप अभी लंदन आ जाओ। तो बोला कि मैंने यहाँ सब तोड़ दो, इन्हें फायर गैप नहीं रखी हुई है। तो जस्ट इमेजिन, जम्मू और श्रीनगर में मिलके 50% ऑफ द लैंड इज अंडर सेटबैक्स, कि यहां से 10 फीट छोड़ो, यहां से 10 फीट छोड़ो, यहां से 10 फीट छोड़ो। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके हम खिलाफ हैं, सारे लॉज आ गए,
सिर्फ एक लॉ नहीं बदला, बिल्डिंग लॉ। क्यों? जो दिल्ली का कानून है वो लिबरल है, यहाँ वाला दकियानूसी पुराना है। ये एक लॉ अभी तक यहाँ है। अब सुना है कि कोई लॉ ये चेंज कर रहे हैं, बट यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। जो वो पुराना वाला माइंडसेट है उससे बाहर आना है। उससे बाहर आना है। और लेटेस्ट टेक्निक्स जैसे व्हेन समथिंग कैन हैपन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, Why can't not in it Jammu happen Kashmir? here? Look at East Nizamdin, one of the most greenest colonies areas I have seen in Delhi, but they allow 90% coverage. यहाँ 50% कवरेज करते हैं और कहीं ग्रीन है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद गनी लोन साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये सज्जाद गनी लोन साहब थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, MLA हंदवारा से, और हमेशा अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।